नमस्ते दोस्तों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिस कहानी के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि कैसे 34 साल तक कत्ल के बाद एक महिला भूत बनकर अपने कातिलों से बदला लेती रही और न सिर्फ बदला लेती रही, अपने असली कातिलों तक पुलिस को पहुंचाया। दरअसल साल था 1992 जब 34 साल की एक महिला मुंबई से गायब होती है। उस महिला के परिवार वाले मुंबई पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस साल भर तक बहुत प्रयास करती है उस महिला को ढूंढने की, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग चीजें भूल जाते हैं और इस महिला की तलाश में पुलिस को जब कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में इस महिला की तलाश को धीरे धीरे करके बंद कर देती है। परिवार भी जब तलाश के बाद थक जाता है तो वो भी इस महिला की तलाश में कहीं ना कहीं से धीरे धीरे अपनी स्थितियों को कंट्रोल करता है और इस महिला की तलाश बंद कर देता है। लेकिन इस महिला की गुमशुदगी के ठीक तकरीबन 1 साल बाद 93 में मुंबई ब्लास्ट होता है, यानी कि स्थितियां लगातार वैसी ही सामान्य रूप से चलती रहती हैं। अब साल था 2010 जब अहमदाबाद का एक परिवार जिसका मुखिया शमशुद्दीन का ये पूरा परिवार बहुत बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था और अहमदाबाद की एक पॉश कॉलोनी में रहता था। 2010 से ही शमशुद्दीन के परिवार ने कुछ ना कुछ महसूस करना शुरू किया, यानी कि शमशुद्दीन के परिवार में उसकी पत्नी, शमशुद्दीन को खुद और साथ ही उसके भाई की पत्नी, इन सबको डरावने सपने रात में आने लगे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि लोग रात में जगकर खुद उठ जाते थे और खुद उठने के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोग अब धीरे धीरे घर में रात में अंधेरा होने के बाद अपने कमरे से भी बाहर निकलने से डरने लगे थे। लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस डर का कैसे निवारण किया जाए, क्या उपाय अपनाए जाएं, क्यों ये डर लग रहा है, क्यों लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं, लोग ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अब वो कहानी शुरू होती है जिस कहानी के चलते मैंने आपसे कहा कि एक लाश जिसने 34 साल तक भूत बनकर इस पूरे परिवार से बदला लिया। 2012 के बाद एक शख्स बीमार होता है शमशुद्दीन के परिवार का और उसकी मौत हो जाती है। इसके ठीक कुछ दिन बाद शमशुद्दीन के परिवार के ही एक और शख्स की मौत हो जाती है और इस मौत के बीच साल 2015, वो साल जब शमशुद्दीन रात को पूरी तरह से फिट होकर सोता तो है, लेकिन शमशुद्दीन सुबह जब उठता है तो उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। परिवार डर जाता है और आनन फानन में परिवार शमशुद्दीन को लेकर अस्पताल पहुंचता है और शमशुद्दीन की लाश का पोस्टमार्टम होता है। तो उस पोस्टमार्टम में पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि इसकी मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है। महज 2 से 3 साल के अंदर जब परिवार के और अगल बगल में जो पड़ोसी में रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदारों में से तकरीबन 6 लोगों की मौत हो जाती है, तब परिवार को डर लगता है और परिवार को ये लगता है कि कहीं इस घर में कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है, जिसके चलते परिवार इतने ज़्यादा खौफ में आ जाता है कि वो ये तय करता है कि अब आने वाले वक्त में वो इस घर को बेचकर बगल में किसी दूसरे मकान में शिफ्ट होंगे। परिवार यही तय करता है, परिवार उस घर को बेचता है, अहमदाबाद के उसी मोहल्ले में एक दूसरे मकान को खरीदता है और इस घर को वैसे ही छोड़ देता है। दूसरी तरफ जब शमशुद्दीन का परिवार इस घर में शिफ्ट होता है, इसके बाद भी इन लोगों को डर, उनके सपनों में कोई महिला का आना, उस महिला को परिवार के लोगों का डराना धमकाना, ये लगातार जारी रहता है। अब साल था 2025-26, यानी कि 2016 से लेकर 25-26, 10 साल तक ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। परिवार के लोगों में इतना ज़्यादा खौफ रहता है कि वो लोग घर से बाहर रात में वॉशरूम जाने में भी उनके पैर कांपते हैं, घर के बाहर रात में निकलने में उनके पैर कांपते हैं और रात में यहाँ तक अकेले कोई छत पर जाने में भी डरता है। 2025-26 वो साल जब परिवार में डर का आलम इस कदर हो गया कि लोग शाम होते ही उनके अंदर ऐसा डर पैदा हो जाता था कि वो कांपने लगते थे। तब परिवार ने एक फैसला किया। परिवार ने सोचा कि अब वो जादू टोना का सहारा लेंगे, तंत्र मंत्र का सहारा लेंगे और तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्या के चलते वो ये पता लगाएंगे कि आखिर इस परिवार में, इस घर में, उनके घर वालों के ऊपर ऐसा कौन सा साया है जो रात होते ही उन लोगों को डराने लगता है। और साल 2015 में साल 2017 के बीच परिवार के ही 6 सदस्यों की अचानक मौत हो गई। परिवार आसपास के ही एक तांत्रिक को बुलाता है। तंत्र विद्या में वो तांत्रिक उनके घर पर पहुंचता है, तमाम तांत्रिक विद्याएं करता है और
जब तांत्रिक को कुछ समझ नहीं आता है तब परिवार के एक सदस्य जिसका नाम इकबाल है, यह शमशुद्दीन का छोटा भाई है, तांत्रिक इकबाल को बुलाता है और इकबाल से पूछता है कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसी स्थितियां, कोई ऐसे हालात तो कभी नहीं रहे हैं जिसमें आपने किसी को सताया हो, किसी को परेशान किया हो या फिर कोई हत्या जैसा प्रकरण। इकबाल को ये लगता है कि वो एक बार शायद झूठ बोल दे तो बच सकता है, और लेकिन इकबाल को अपने परिवार के ऊपर उस साये का डर रहता है जो साया उसके परिवार को पिछले कई सालों से परेशान कर रहा है। तांत्रिक ये भी कहता है कि अगर आप इस पूरे मामले की सच्चाई मुझे बताएंगे तब मैं इसकी जड़ तक जाकर इस समस्या का निवारण कर सकता हूं। इकबाल के पास अब कोई रास्ता नहीं था अपने परिवार को सुरक्षित बचाने के लिए, तो इकबाल उस तांत्रिक को पूरी कहानी बता देता है। इकबाल सिरे से बताता है कि कैसे आज से तकरीबन 34 साल पहले उसके भाई शमशुद्दीन ने एक हत्या की थी। इस हत्या में एक महिला जो तकरीबन 34 से 35 साल की थी, उस महिला की हत्या की गई। उस महिला की हत्या किए जाने के बाद जो उनका पुराना घर है, जिस घर को उन्होंने खाली किया है, उस घर के सेप्टिक टैंक में ही उसके शव को दफन किया गया। और अब शमशुद्दीन मर चुका है, तो ऐसे में जिस शख्स ने उस महिला की हत्या की है वो मर चुका है, जिस दोस्त ने उसके शव को छिपाने में मदद की थी वो मर चुका है, और साथ ही इकबाल ये भी बताता है कि मेरी भी सहभागिता थी उस शव को ठिकाने लगाने में। सिर्फ एक मैं ही ऐसा किरदार हूं जो अब तक जिंदा हूं इस पूरे मामले में। तांत्रिक इस पूरी बात को सुनता है और इस पूरी बात को सुनने के बाद वो आगे का रास्ता बताता है कि कैसे वो इस आत्मा से इस परिवार को निवारण दिलवा सकता है। तांत्रिक तमाम तांत्रिक क्रियाएं करने की शुरुआत करता है और वो रोज शाम को इस घर में प्रवेश करता है और पूरी रात तांत्रिक विद्याएं तकरीबन 10 से 12 दिन तक अहमदाबाद के इस नए घर में चलती हैं। परिवार में किसी को कोई शक नहीं था, परिवार पूरा इस तांत्रिक विद्या में हिस्सा लेता है, लेकिन पड़ोस के रहने वाले लोगों को कुछ शक होता है। उसी पड़ोस में शमशुद्दीन के भाई इकबाल के पड़ोस में एक शख्स रहता है जो पुलिस का मुखबिर था, और उसने पुलिस को जाकर ये पूरी कहानी बताई कि इनके घर में पिछले 10-12 दिनों से कोई तांत्रिक आता है, पूरी रात तांत्रिक विद्याएं चलती हैं। और उसने पुलिस को इस बात की भी सूचना दी कि इस घर में 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी अचानक मृत्यु हुई है, उनका कोई कारण मौत का जो है वो नहीं जान पाया और वो भी शक के दायरे में है। पुलिस को शक होता है, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच तक ये पूरी स्टोरी पहुंचती है। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच उसके घर के बाहर सादे वर्दी में कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती कर देती है जो लगातार नजर रखती हैं इसके घर के बाहर। इकबाल और शमशुद्दीन के घर के बाहर एक तांत्रिक जो है वो पुलिस की टीम को रोज नजर आता है। पुलिस 8-10 दिन रेकी करने के बाद उस तांत्रिक को थाने में बुलाती है और उससे पूरी डिटेल पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पर तंत्र विद्या करने रोज जाते हो, और न सिर्फ तंत्र विद्या करने जाते हो बल्कि मैंने ऐसा भी सुना है कि इस घर के अंदर पूरी रात आप जगकर भूत प्रेत के चक्करों में लगे रहते हैं। तब तांत्रिक पुलिस को पूरी बात बताता है कि इस घर में इकबाल नाम के एक शख्स ने यह बताया कि उसके भाई शमशुद्दीन ने एक 34 से 35 साल की महिला की हत्या की थी, और हत्या किए जाने के बाद उसके शव को 34 साल पहले यानी कि साल 1992 में ही एक सेप्टिक टैंक में जो है वो दबा दिया था। पुलिस को उसकी पहली लीड इस पूरे केस में मिल जाती है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और इकबाल को पूछताछ के लिए बुलाती है। क्राइम ब्रांच जब इकबाल को पूछताछ के लिए बुलाती है तब इकबाल से यह सवाल किया जाता है कि आखिर ऐसा क्या है इस घर में कि आप पिछले 10 दिन से तांत्रिक विद्याएं कर रहे हो। इकबाल पुलिस को घुमाने की कोशिश बहुत करता है, बताता है कि घर में भूत प्रेत का साया है, लोग डरते हैं, सपने में भूत आता है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम इकबाल से सख्ती से पूछताछ करती है और इकबाल से ये कहती है कि उसको तांत्रिक ने सब कुछ बता दिया है, तब इकबाल अचानक से सकपका जाता है। लेकिन अगले ही पल इकबाल वो पूरी कहानी बताता है और इकबाल जो खुलासा करता है उससे पुलिस के कान खड़े हो गए। इकबाल ये बताता है कि उसका भाई शमशुद्दीन जो 1987 से 88 के बीच अहमदाबाद से मुंबई जाता है और मुंबई में ही वो वहां पर काम करता है। मुंबई में शमशुद्दीन की एक फरजाना नाम की लड़की से दोस्ती होती है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आता है और फरजाना ये जानती रहती है कि शमशुद्दीन की शादी अहमदाबाद में पहले से हो चुकी है। उसके बावजूद वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में तकरीबन 4 साल तक रहते हैं। फरजाना जो शमशुद्दीन की गर्लफ्रेंड थी और लिविंग रिलेशनशिप में रहने थी, धीरे धीरे जब साल बीतते हैं वो शमशुद्दीन से उसकी जायदाद में हिस्सा मांगती है और फरजाना ये कहती है कि उसे
पत्नी का हक दिया जाए, क्योंकि 4 साल में वो पत्नी की तरह ही शमशुद्दीन के साथ रह रही थी। दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत होती है, दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। साल 1992 जुलाई का वो महीना जब शमशुद्दीन मुंबई से अहमदाबाद अपने घर जाता है और फरजाना से झगड़ा करके अहमदाबाद अपने घर जाता है, लेकिन फरजाना ये कहती है कि वो अहमदाबाद आ रही है, उसके परिवार से मिलेगी और परिवार को उसकी पूरी सच्चाई बता देगी कि कैसे शादीशुदा होने के बावजूद शमशुद्दीन फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में पिछले 4 साल से रह रहा है। शमशुद्दीन से मिलने के लिए फरजाना अहमदाबाद पहुंचती है, लेकिन शमशुद्दीन को एक खबर हो जाती है कि फरजाना जब उसके घर पहुंचेगी तो उसका घर पूरी तरह से उजड़ जाएगा। फरजाना के एक बयान से वो फरजाना को बाकायदा रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने जाता है और फरजाना को अपने घर ले जाने की जगह अपने दोस्त अब्दुल के घर पर लेकर जाता है। और अब्दुल के घर पर लेकर जाकर जब फरजाना से वो बातचीत करता है तो फरजाना मानने को तैयार नहीं थी। इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और शमशुद्दीन फरजाना की गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देता है और ये साल था 1992। फरजाना की हत्या के बीच शमशुद्दीन पूरी तरह से पैनिक हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है वो क्या करे। इसके बाद वो अपने भाई इकबाल और अपने दोस्त अब्दुल को बुलाता है और उनको पूरी कहानी बताता है कि कैसे कैसे ये स्थितियां हुई और उसके हाथ से मर्डर हो गया है और अब इस शव को ठिकाने लगाना है। फरजाना के इस शव को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार होता है, क्योंकि शमशुद्दीन का घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में था अहमदाबाद में। बरामदे में सेप्टिक टैंक जो है वो खोदा जा रहा था। तब ये पूरी प्लानिंग होती है कि रात को वो फरजाना के शव को सेप्टिक टैंक में दफनाएंगे और बाकायदा जैसी प्लानिंग थी ठीक वैसे ही उस प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट करते हैं और फरजाना के शव को उठाकर वो शमशुद्दीन के घर के आंगन में दफना देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे भूत का साया होता है, लोगों को सपनों में एक महिला आती है, वो डराती है, चिल्लाती है, वो बदला लेने की बात करती है। तो इकबाल अपने परिवार के कुछ सदस्यों को भी इस बारे में विस्तार से बता देता है कि कैसे ये हत्या की गई और घर के सेप्टिक टैंक में ही एक लाश दफन है। पुलिस पहुंचती है इस पूरे बयान के बाद और पुलिस शमशुद्दीन के उस पुराने घर में जाती है और वहां पर खुदाई की जाती है। तो खुदाई के बाद पुलिस को 34 साल बाद तकरीबन इस मामले के शव में सिर्फ और सिर्फ पुलिस को 5 इंसानों के दांत मिलते हैं। 5 इंसानों के दांत ही, कुछ छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े जो हैं वो पुलिस को मिलते हैं। पुलिस इन तमाम सबूतों को अपने साथ लेकर जाती है और अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस किस आधार पर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच बहुत जल्द इस डीएनए की मैचिंग को लेकर जो प्रयास कर रही है उस प्रयास में उसको सफलता मिल सकती है। और अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच इस वक्त सिर्फ उसके पास इकबाल नाम का एक शख्स ऐसा है जो इकलौता गवाह है, इकलौता प्रत्यक्षदर्शी है इस पूरे मामले का। हालांकि इकबाल भी इस हत्याकांड में शामिल था, क्योंकि शव को ठिकाने पर लगाने की जिम्मेदारी इकबाल और अब्दुल की ही थी। लेकिन इस बीच शमशुद्दीन की मौत हो चुकी है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। उसके दोस्त अब्दुल की मौत हो चुकी है जो शव को ठिकाने लगाने में पूरी तरह से इकबाल की मदद कर रहा था, शमशुद्दीन की मदद कर रहा था। तो वैसे में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर ये कैसे इस केस को सॉल्व करे। तो ये वो पूरी कहानी थी जो मुंबई से शुरू हुई और मुंबई में ही अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच उस लड़की के, फरजाना नाम की लड़की के परिवार वालों की तलाश कर रही है ताकि इस केस को वो आगे बढ़ा सके। लेकिन इन 34 सालों के अंदर अब मैं आपसे ये कहूं कि भूत बनकर फरजाना ने इन लोगों को परेशान किया है या फिर स्थितियां कोई और थीं। ये 6 लोगों की मौत जो महज 2 साल के अंदर हुई, इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा डरावने सपने के चलते। ये सब क्यों हुआ, ये बहुत बड़े सवाल का विषय है। लेकिन इन सब के बीच ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 34 साल के अंदर फरजाना ने एक आत्मा बनकर, एक भूत बनकर इस पूरे मामले को कैसे सॉल्व किया और कैसे पुलिस की डायरी में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वो मर्डर में तब्दील की जाती है। और अब लगातार इस पूरे प्रकरण की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कर रही है। फिलहाल क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स पर लगातार हम ऐसी तमाम खबरों को, तमाम वारदातों को विस्तार से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए